हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOE 142 का जो असाइनमेंट है तो 2022 एंड 23 का। इसकी फुल फॉर्म है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हमने जो ये वीडियो बनाई है इसमें हमने सारे क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के, जितने भी क्वेश्चन हैं इस असाइनमेंट में टोटल 12 क्वेश्चन है, उसके सारे पार्ट हैं। बट जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप वैसे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसका PDF भी देखना चाहते हैं तो वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अदरवाइज़ ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये असाइनमेंट 2022-23 का BCOE का 142 का सॉल्यूशन। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन था वो था डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये था, इसमें हमें क्या करना था, डिफरेंस बताना था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अब इसमें हमने जो किया पूरा हमने इसमें दे दिया, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉस्ट पे टोटल डिपेंड करती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, वो डेटा को मतलब इफेक्ट देखती है, किस चीज़ का किस चीज़ पे कितना इफेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ आपको ये बताएगा कि भाई आपका जो कॉस्ट आई है इसकी कॉस्ट कितनी है। और मैनेजमेंट उसको उस पर भी एनालिसिस अगर करना हो तो उसके लिए फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। और ये मतलब बैलेंस शीट को आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें यही पूछा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस तो यही होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेस्टर डिसीजंस के लिए, और जो है एम्प्लॉयज़ डिसीजन के लिए, क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल जो हमारे होते हैं उनके लिए, मैनेजरियल डिसीजन मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है। थर्ड जो क्वेश्चन था वो था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि था फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्वेश्चन जो है ये हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। पहले तो हमें समझना होगा, इसमें हमसे पूछा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। रिटर्न मतलब इंटरेस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब, अब हमें ये समझना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, अगर हमने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की तो जितना अमाउंट वो जो हमने इन्वेस्ट किया ना, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। और उस पर रिटर्न मतलब अगर हमने किसी को 100 रुपये दिए तो अगर वो हमको कुछ दिन बाद पैसे वापस करता है, या हम उससे हम जब किसी को लोन देते हैं या हम किसी से लोन लेते हैं तो वो हमें फ्री में नहीं मिलता, उसमें वो हमसे जब रिटर्न हमें करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ता है। और वही ज़्यादा पैसा जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड हमारा रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना बिजनेस में हमने कैपिटल लगाई है, वो भी ऑपरेटिंग कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ऑपरेटिंग कैपिटल। ऐसा नहीं कि हमने बिजनेस में कैपिटल लगा दी और सारी की सारी बिजनेस में लगाई और एक तरफ हमने सारी इन्वेस्ट कर दी और उसका जो प्रॉफिट आया वो हमने कह दिया कि नहीं जी ये है हमारा रिटर्न। नहीं, उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इससे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होगा। अब इस पे हमने अगर बिजनेस में अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया है तो जाहिर सी बात है कि वो 1 लाख से ज़्यादा होकर वापस आना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड हमारा रिटर्न। लाइक अगर हमने बिजनेस में 100 रुपये लगा दिए और रिटर्न में हमें 40 मिल रहे हैं, रिटर्न में हमें मिल रहे हैं 40 प्लस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ हमारा जो रिटर्न है वो 40 रुपीज़ हमारा रिटर्न है। दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमें दिया हुआ था बैलेंस शीट। तो अब हमें इसमें से क्या निकालना था, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट। अब सबसे पहले हमें जानना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। अब यहाँ पर उनका नाम क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमने जो प्रॉफिट कमाया वो हमारा कितना था। तो हमने बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया वो हमें नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में हमारा आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा परसेंटेज में होता है। तो इसी तरह से ये जो होगा ये हमारा, हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम निकालेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऐसा नहीं कि हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट से जो पेमेंट आ रही है वो हमारा, वो उसको भी हम प्रॉफिट में इंक्लूड करें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसमें इंक्लूड होगा। लाइक जैसे ये 10,000 रुपये आए हैं तो ये इस प्रॉफिट में तो इंक्लूड है, लेकिन हम इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमारा मेहनत नहीं लगी है, ये हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, ये हमने जस्ट एक इन्वेस्टमेंट कर दी थी और उस इन्वेस्टमेंट से हमें ये
इंटरेस्ट आ गया या इनकम कह लो, कुछ भी कह लो। तो अब हम आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब हमारे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा ये है, प्लस हमने टैक्स दिया, तो ये हमने कमाया तभी तो टैक्स दिया, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब ये तीनों हमने कमाए तभी तो डिवेंचर को इंटरेस्ट, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट जो है वो ये सारा है, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाला इनकम, तो दैट इज 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000 माइनस में 10 इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख आया हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी उसमें से हमने जो कमाया, अपनी मेहनत से जो कमाया, ऑपरेशन से जो कमाया वो ये है। और दूसरा हमें पता है ये कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे ये शेयर कैपिटल, हमारी शेयर कैपिटल है। दूसरा है हमारा रिजर्व, हाँ ये भी हमारी कैपिटल है। 10% डिवेंचर, भले ये शेयर होल्डर की नहीं है पर कैपिटल तो है, दैट इज़ ये भी कैपिटल में इंक्लूड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस वो भी शेयर होल्डर का ही होता है, तो वो भी इन्हीं का है। माइनस में ये कितना हुआ, 3 4 5 6 लाख। माइनस में जो इन्वेस्टमेंट हमने कर दी गवर्नमेंट बॉन्ड में, माइनस में 1 लाख, दैट इज़ 5 लाख इसमें हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम, बस इसको हम एक तरह से प्रेजेंट, जब एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो हमें हर चीज़ का फॉर्मूला में उसे डालना होगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट, या तो ऐसे निकाल लो, या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिवेंचर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड 5 लाख। अब हम निकाल देंगे रिटर्न, अब इसे फॉर्मूले में फिट कर देंगे, 2 लाख ऑपरेटिंग हमारा प्रॉफिट माइनस डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 40% हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बजटरी कंट्रोल क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था राइट डिटेल नोट ऑन वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या चीज़ होती है, वेरिएंस एनालिसिस जो होता है वो होता है, वेरिएंस एक तरह से आप कह सकते हो डिफरेंस, कि अगर हमने कुछ सोचा था और एक्चुअल में कुछ और हो गया तो वो जो डिफरेंस हुआ वो क्यों हुआ, उस पर एनालिसिस करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा, कंप्यूट सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब हमें ये डेटा दिया हुआ है, हमें सेल वेरिएंस निकालना है। सेल वेरिएंस मतलब सेल में हमारा जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, जैसे कि हमारे सेल में 1,40,000 1,85,000, अभी इन दोनों का डिफरेंस आया 45,000। तो अब ये 45,000 को हमें एनालिसिस करना है कि ये किस वजह से आया, हमारे प्राइस की वजह से आया, हमने प्राइस चेंज कर दिया, या हमने जो सेल सोची थी सेल उससे ज़्यादा हो गई इस वजह से आया, या फिर हमारा कह सकते हैं कि वजह यही होगी, या तो हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हमारी यूनिट सेल हो गई इस वजह से हमारा प्रॉफिट आया, या फिर जो था हमने प्राइस जितने का सोचा था, लाइक जैसे अगर हमने सोचा कोई चीज़ 10 रुपये में बिकेगी बट एक्चुअल में वो चीज़ 12 रुपये में बिक गई, तो हमारा तो फ़ायदा ही है ना। अब ये 45,000 अगर फ़ायदा होगा तो उसे फेवरेबल कहेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसे एडवर्स कहेंगे। तो अब इसमें डिफरेंस 45,000, अब इस 45,000 को हमें एनालिसिस करना है कि ये किस वजह से है। अगर यूनिट ज़्यादा, लाइक इसमें अगर यही क्वेश्चन अगर हम लें, इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारी यूनिट हमने सोचा था एक ही यूनिट बिकेंगी 3,000, बिक गई 3,500। अब ये अगर जो 500 यूनिट ज़्यादा बिक गई प्लस प्राइस 30 सोचा था 35 में बिकी। अब हमें ये एनालिसिस करना है जो यूनिट में डिफरेंस है इसकी वजह से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, प्राइस के डिफरेंस की वजह से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, और जो इनका रेशियो है, लाइक हमने सोचा था ये 3, लाइक ABC को अगर देखा जाए तो 3 A बिकेगा, 2 B सेल होगा और 1 C सेल होगा। तो 3:2:1 रेशियो है ना, मतलब हमने सोचा था ये, लेकिन ये इस रेशियो में बिके। अगर ये देखा जाए तो हमने सोचा था 3 + 2 + 1 6,000 यूनिट सेल होंगी, यहाँ पर 3,500 + 2,400 + 5 ये 6,400 सेल हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि अगर रेशियो भी वही रहती, सेम रेशियो भी नहीं है, ये 3:2:1 की रेशियो में हुए हैं, ये 35:24:5 की रेशियो में हुए हैं, तो वही हमें देखना है कि ये किस वजह से हमारा जो है ये 45,000 का डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा हमारा डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला वेरिएंस सेल वैल्यू वेरिएंस। सेल वैल्यू वेरिएंस क्या होता है, जो भी हमने 45,000 निकाला, लेकिन अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें प्रॉपर ऐसे टेबल बना के और इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो इस सेल हमें तो वर्बली तो हमें पता है कि 45,000 का डिफरेंस है, पर वो प्रेजेंट कैसे होगा, वो ऐसे प्रेजेंट होगा ABC बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स, अभी ये सब का सब टोटल करेंगे तो 45,000, ये हमारा एक क्लियर हो गया। अब हमें देखना है, ये तो आगे हमारा एक्चुअल्स जो टोटल डिफरेंस आया, अब हमें इस 45,000 के टुकड़ों में देखना है कि 45,000 किस किस की वजह से आया। सबसे पहला ये आया होगा हमारा जो प्राइस है वो डिफरेंट है उसकी वजह से आया होगा,
प्लस हमारा जो क्या बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें कि हमारी जो यूनिट्स हैं, जो क्वांटिटी हमारी जो सेल हुई है वो हमारी ज़्यादा सेल हुई है, तो इसमें वो पोर्शन भी इंक्लूड होगा। प्लस हमारा जो रेशो हमने सोचा था कि ए अगर 3 बिकेगा तो बी 2 बिकेगा और सी 1 बिकेगा, वो रेशो भी डिफरेंट है, तो उस रेशो की वजह से भी ये डिफरेंस आया होगा। तो हमें वही एनालिसिस करना है कि किस वजह से क्या। तो इसके लिए क्या होता है ना, एग्जाम में हमें जो लिखना है वो हम प्रॉपर करेंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो होती है वो एग्जाम में बहुत मैटर करती है, तो वही हमें देखना होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। ये हम निकाल के दिखा सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में इसका यूज़ नहीं है, बट हाँ ये है कि स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मतलब 1,40,000 स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा टोटल 1,40,000 डिवाइड बाई 6,000, एक यूनिट का हमें इतना पड़ा। हालांकि इसका इस क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई खास यूज़ है नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स। अगर 3:2:1 की रेशो में होना था तो क्या होना था, टोटल अमाउंट तो एक्चुअल होगा 6,400 अगर हमारे यूनिट सेल हुए हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड रेशो होती, यहाँ पर रेशो स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूलाज हमें थोड़ा सा ना याद रखने पड़ेंगे। वर्बली तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर एग्जाम में अगर प्रेजेंट करना है तो फॉर्मूलाज ये हमें पता होने चाहिए। टोटल एक्चुअल सेल इंटू स्टैंडर्ड रेशो, मतलब 64 3:2:1 की रेशो में होने चाहिए थे। इसका मतलब वॉल्यूम में हमारा दो डिफरेंस होगा, एक तो रेशो की वजह से डिफरेंस होगा कि रेशो ये होना चाहिए था, दूसरा हमारी एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, 6,000 माइनस में 6,400। हमने तो सोचा था 6,000 सेल होगा और इस रेशो में सेल होगा, लेकिन रेशो भी बदल गया और टोटल क्वांटिटी भी बदल गई, तो इस वजह से हमें देखना होगा कि इसमें कितना हमारा डिफरेंस है वॉल्यूम की वजह से। इसे हम कहते हैं एक तरह से ये वॉल्यूम का डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस तो हमें ये निकले, एक तो ये डिफरेंस आया, और एक प्राइस का डिफरेंस ये आएगा हमारा कि अगर हमने 30 सोचा था और 35 में ये सेल हुआ है तो वो हमारा प्राइस वेरिएंस होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब ये 45,000 जो है ये हमारा दो टुकड़े से, एक तो इसके जो टुकड़े अगर हम करें, एक तो आया है हमारा यूनिट्स इंक्रीज हो गई, दूसरा हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया, और यूनिट्स में भी हमारे दो पार्ट होंगे, एक हमारा रेशो बदल गया जो 364 3:2:1 वो रेशो चेंज हो गया, प्लस हमारी जो टोटल क्वांटिटी थी 6,000 होनी चाहिए थी वो भी 6,400 है, तो उस वजह से हो गया। तो वॉल्यूम वेरिएंस दो वजह से आया। अब हम देखेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे, अगर हमारी स्टैंडर्ड रेशो होती तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि स्टैंडर्ड रेशो में अगर होती तो ए और बी और सी कितना सेल होना चाहिए था। एक्चुअली ये हमारे कह रहे हैं कि टोटल अगर रेशो सेम रहता तो वॉल्यूम में डिफरेंस इतना आता। वॉल्यूम इन द सेंस यूनिट्स, एक तरह से वॉल्यूम का भी लगा सकते हो कि वॉल्यूम हम यूनिट्स को यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम सेम रेशो रहता, स्टैंडर्ड रेशो अगर रहता तो वॉल्यूम ये आना चाहिए था, लेकिन हमारा वॉल्यूम ये नहीं है, हमारा वॉल्यूम तो ये है, ये 3,200 नहीं है, ये है हमारा 3,500। तो रेशो बदल गया और टोटल परसेंटेज, ये 6,000 हमने सोचा था पर ये 6,400 है, तो उस वजह से बदल गया। ये तो हुआ वॉल्यूम की वजह से। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कंपटीशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल, इसको स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल सेल। अब हम ये सोचते हैं कि ये हमारा यूज़ होगा कि अगर प्राइस सेम रहता, प्राइस अगर स्टैंडर्ड होता और क्वांटिटी एक्चुअल होती, तो अब ये हमें यूज़ होगा प्राइस में। प्राइस की वजह से डिफरेंस कितना आया ये वहाँ पर यूज़ होगा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर क्वांटिटी यूनिट्स एक्चुअल होती लेकिन प्राइस 30 ही होता, जो कि अभी 35 है, तो उसकी वजह से कितना डिफरेंस आता। तो अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, अगर प्राइस 30 होता तो हमारी सेल ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा प्राइस क्या है 35, तो एक्चुअल सेल कितनी हुई है ये, और बजटेड सेल जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,05,000, ये 48,000 5,000, और एक्चुअल सेल अगर देखी जाए तो ये इतनी हुई है। दैट मीन्स टोटल अगर इसका करें, सी हमारा हमने 1,000 सोचा था पर 500 हुआ, तो सी एडवर्स, बी फेवरेबल, ए फेवरेबल, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो फेवरेबल ज़्यादा होता है, तो 27,000 फेवरेबल। ये आ गया हमारा प्राइस की वजह से, हमारा 45,000 में 27,000 का फ़र्क हमारा प्राइस की वजह से है। अब आते हैं हम सेकंड, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, हमने सोचा था ए सेल होगा 3,000 लेकिन हुआ वो 3,500 इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस। दूसरा हमने सोचा था वॉल्यूम की वजह से कितना डिफरेंस आया, ये तो हो गया प्राइस का डिफरेंस कि हमने 30 सोचा था ये 35 हुआ, तो वो समझ में आया। अब आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा,
हमने सोचा था C 1000 बिकेगा लेकिन हुआ 500, तो ये एडवर्स, ये फेवरेबल, तो टोटल आ गया 18,000। अब आ गया हमारा प्राइस का डिफरेंस 27,000 और 18,000। अब इन दोनों का हम सम करके देख सकते हैं। लाइक टोटल सेल वैल्यू वेरिएंस कितना था हमारा 45,000, प्लस में प्राइस की वजह से आया 27,000 का डिफरेंस और वॉल्यूम की वजह से आया 18,000। ये 18,000 एंड दिस 27,000, तो टोटल हमारा डिफरेंस आ गया 45,000। अब हम इस 18,000 में भी देखेंगे, अगर रेशो डिफरेंट है, अगर रेशो सेम होती तो 18,000 पे हम रुक जाते, लेकिन यहाँ पर रेशो भी डिफरेंट है। तो अगर रेशो डिफरेंट है तो अब हम ये सोचेंगे, अगर 6,000 की रेशो ये थी, अगर सेम रेशो होती 6,400 होता प्लस रेशो सेम होती, यहाँ रेशो भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर अब ये जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है ये दो वजह से आया है, क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस और एक सेल मिक्स वेरिएंस। मतलब सेल मिक्स मतलब हमें 6,000 सेल करना था लेकिन 6,400 सेल हुआ उस वजह से, और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस मतलब हमारा जो रेशो थी वो डिफरेंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, रेशो के हिसाब से हमारा ये होना चाहिए था और एक्चुअल बजटेड जो हमने सोचा था वो ये था, तो अब इनका डिफरेंस रेशो में 3200 माइनस में 3,000 6,000, ये आया हमारा फेवरेबल। सेकंड आया हमारा मिक्स मतलब हमने सोचा था 6,000 लेकिन हो गई 6,400। तो अब हम क्या करेंगे, ए हमने हमारी बजटेड रेशो के हिसाब से 3200 होनी चाहिए थी लेकिन ए है 33,500, दैट मीन्स ये। अब ये हमने सोचा था ए हमारी 6,400 की रेशो सेंटर रेशो तक है तो ये, लेकिन ये सेल हो गया, तो अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इन दोनों को जब हम टोटल करके देखेंगे, जैसे कि सेल वॉल्यूम वेरिएंस जो होगा वो सेल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस सेल मिक्स वेरिएंस का सम होगा। 18,000 हमारा दो तरीके से आया, एक हमारा ये जो रेशो चेंज हुई उसकी वजह से, दूसरा हमारा जो रेशो अगर सेम रहती तो इस वजह रेशो हमने जो 6,000 माइनस में 6,400 ये उसकी वजह से, और दूसरा ये हमारी जो रेशो डिफरेंट हुई उसकी वजह से, तो दोनों का जब हम सम करते हैं तो 18,000 आता है। ये हो गया हमारा वेरिएंस वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द वेरियस वेज टू इम्प्रूव द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशो। पीवी रेशो जैसे कि हमें पता ही है, पीवी रेशो होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। सेकंड आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिसीजन, मतलब रेलिवेंट कॉस्ट जो होती है हमारी वो हमारे डिसीजन मेकिंग में यूज़ होती है। जैसे कि फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट में कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट होती है, कुछ रेलिवेंट नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी सारी रेलिवेंट होती हैं, तो ये पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ये दूसरा है व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। प्राइस का डिसीजन अगर हमें लेना होता है तो उसकी हमें क्यों ये फैसला लेना पड़ता है, लाइक प्राइस हम क्या डिसाइड करें, ये हमें फैसला क्यों लेना पड़ता है, तो ये उस वजह से कि हमें किस लिए। सेकंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपनीज बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। कंपनीज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझेंगी तो उनका क्या मतलब बेनिफिट रहेंगे। दूसरा आता है हमारा शॉर्ट नोट कॉस्ट कंट्रोल, ये हमें शॉर्ट नोट बनाना थे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट कंट्रोल एंड बजट मैनुअल, ये आप यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड था हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, उसके बाद था हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन मतलब जितना हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी अकाउंटिंग। सेकंड आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ हम डिफरेंस दिखा देंगे। सेकंड आता है फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड मार्कअप प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड मार्कअप प्राइसिंग में डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसमें सब ये इन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन मांगा था, तो इन सब में हमें डिफरेंस बताना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब जैसे हमने आपको समझा ही दिया था, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। अब वही मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब मटेरियल में मटेरियल की कॉस्ट अगर हमने सोचा 10,000 है लेकिन आ गई वो 12,000, तो हो सकता है प्राइस सेम रहा हो, क्वांटिटी चेंज हो गई हो। हमने सोचा था कोई चीज़ 2 रुपये की मिलेगी और 2,000 क्वांटिटी लगेगी, लेकिन चीज़ 2 रुपये की मिली है लेकिन वो 4,000 क्वांटिटी लगी, तो कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई ना। तो वही डिफरेंस है कि मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज मतलब क्वांटिटी, प्राइस मतलब हमने सोचा था 2 रुपये की मिलेगी, 2,000 यूनिट्स 2 रुपये इंटू 4 2,000 इंटू 2 4,000, लेकिन वो मिली 6,000 की। 2,000 इंटू प्राइस चेंज हो गया 3 रुपये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है हमारी एडिशनल कॉस्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 यूनिट की बजाय 6 यूनिट बनाएंगे तो वो 2 यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी क्या होगी, जबकि फिक्स कॉस्ट जो होती है फिक्स कॉस्ट सेम रहती है।
तो मार्जिनल कॉस्ट उसी को कहते हैं डिफरेंस, एक तरह से कि अगर हमने क्वांटिटी इंक्रीज़ की तो हमारा डिफरेंस कितना इंक्रीज़ हुआ। लाइक अगर हमने 4 की बजाय 6 क्वांटिटी बनाई तो 2 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी लगी डिवाइड बाय क्वांटिटी। मतलब अगर हमने 10,000 क्वांटिटी बनाई डिवाइड बाय 10,000 क्वांटिटी, 10,000 की जगह अगर हमने 12,000 क्वांटिटी बनाई तो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ हुई 2,000, लेकिन कॉस्ट जो है वो 10,000 की हमें 20,000 पड़ गई। तो दैट मीन्स 10,000 डिवाइड बाय 2,000, एक क्वांटिटी की कॉस्ट हमें पड़ गई 5 रुपये। तो वो इस वजह से, तो ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो जैसे कि हमें वर्ड नेम से ही पता लग रहा है फिक्स रहेगी। फिक्स मतलब अगर हम 10,000 बनाएंगे तो भी हमारे जैसे कि रेंट लगा लो, अगर हम सेम प्रेमाइसिस में 10,000 क्वांटिटी बनाते हैं तो भी रेंट 10,000 जाना है, और अगर हम 20,000 क्वांटिटी बनाएंगे तो भी रेंट 10,000 है, तो वो चेंज नहीं होती, जबकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वेरी कर लेती है। तो ये थी हमारी VCOC 142 की VCOC 142 का सॉल्यूशन असाइनमेंट 2022 और 23 के लिए। अब अगर आपको इससे ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम आपको वो पूरी कोशिश करेंगे उसकी वीडियोस अपलोड करने की या आपको प्रोवाइड करने की। दूसरा, अभी हम जल्दी ही अपने चैनल पे रेगुलर कोर्स शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी अगर आपको ज़रूरत हो या आप किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो आप उसे हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।